अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई एम ऋचा शर्मा। आप देख रहे हैं परचम और रोज़ की तरह हम दोबारा मिल रहे हैं फॉर आर डेली करंट अफेयर सेशन। आज है 25 जुलाई 2024। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं आज जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनी हैं। सो लेट अस बिगिन। पर उससे पहले जो हमारा कस्टमरी रिचुअल है कि कल जो सेशन हुआ था, लास्ट सेशन जो हुआ था, उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, उसका आंसर डिस्कस करेंगे। कल का क्वेश्चन था अंडर द मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। ये जो योजना है ये कौन से स्टेट ने रिलीज किया, लॉन्च की थी? झारखंड ने लॉन्च की थी। अनाउंसमेंट आ गया था। तो इसके हिसाब से फाइनेंशियल असिस्टेंस, हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी गिवन टू विमेन एवरी मंथ। हर महीने महिलाओं को कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस डायरेक्टली उनके खाते के अंदर भेजी जाएगी? आंसर होगा 1000 रुपीज़। ओके, चलिए ठीक है। अब आज जो भी कुछ आप पढ़ोगे उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? परचम के टेलीग्राम एंड ऐप के ऊपर आपको अवेलेबल होगा। और बाकी अगर कोई भी पीडीएफ चाहिए तो parchamclasses.in इज दी वेबसाइट, वहाँ से जाकर के आप परचेज कर सकते हो। वेबसाइट पे ध्यान दीजिएगा, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एक बार। वंस आपको रजिस्टर करके अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, फिर आप वेबसाइट से जो भी पीडीएफ परचेज करेंगे, यहाँ पे कोर्सेज एंड सब्सक्रिप्शंस नहीं होते हैं, वेबसाइट पे पीडीएफ्स होते हैं। तो जो भी पीडीएफ आप परचेज करेंगे वो आपकी ऑर्डर हिस्ट्री में दिख जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने अगर मंथली सीए मैगजीन 6 मंथली सीए मैगजीन परचेज की है तो वो आपकी प्रोफाइल में इस तरह की एक प्रोफाइल दिखती है ना, इंसान बना हुआ, वहाँ दिख जाएंगे। ठीक है जी। एंड एप्लीकेशन का वेब एक्सेस और वेबसाइट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। एप्लीकेशन से आपको क्या मिलता है? एप्लीकेशन से आपको मिलते हैं कोर्सेज एंड सब्सक्रिप्शन। क्या मिलते हैं? कोर्सेज एंड सब्सक्रिप्शन। तो ये अलग चीज़ है। और वेबसाइट यानी parchamclasses.in, यहाँ से आपको क्या मिलता है? पीडीएफ्स मिलते हैं, राइट, इंडिविजुअल पीडीएफ्स। ओके, चलिए सबसे पहले हम लेंगे इंपॉर्टेंट डेज। तो 25 जुलाई को एक इंपॉर्टेंट डे आता है एंड दैट इज वर्ल्ड आईवीएफ डे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन भी बोल देते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज बनाने का तरीका भी बोलते हैं। यानी जब नेचुरल तौर पे या तो बेबी प्रोड्यूस हो नहीं रहे हैं या फिर पेरेंट्स चाह नहीं रहे हैं, तो जैसे जो यूट्रस होता है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म और एग की, वही प्रोसेस जब आर्टिफिशियली करके और जाइगोट को वापस मदर के वूम में यानी यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है, उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और 1978 के अंदर सबसे पहले फर्स्ट बेबी वाज बोर्न थ्रू द प्रोसेस ऑफ आईवीएफ। क्या नाम था उनका? लुइस जॉय ब्राउन। ये फर्स्ट चाइल्ड थी जो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से बॉर्न हुई थी। और एम्ब्रियोलॉजिस्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो कि स्पर्म, एग, एम्ब्रियो इनकी स्टडी करते हैं, इनके प्रोसीजर्स को करते हैं, उन्हें एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहा जाता है। सो वर्ल्ड आईवीएफ डे या वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे 25 जुलाई। कैसे याद रख सकते हो? हाँ, ऋचा मैम को आईवीएफ बेबी बना के याद रख लो। ऋचा मैम का बर्थडे आता है 25 जुलाई को। ऑल्दो मैं नेचुरल तरीके से आई हूँ दुनिया में, लेकिन आप याद कर सकते हैं। अच्छा, कल यानी कि 24 जुलाई को एक इंपॉर्टेंट डे आता है जो हमारा मिस आउट हो गया था, तो आज कवर कर लेते हैं। 24 जुलाई को नेशनल इनकम टैक्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। कौन सा डे है? नेशनल इनकम टैक्स डे है। और इसको हिंदी में अगर हम देखें तो आयकर दिवस भी कहते हैं। सो 25 जुलाई से पहले 24 जुलाई उसको आता है आयकर दिवस या इनकम टैक्स डे। और ये क्यों मनाया जाता है? बिकॉज इसी दिन 1860 में जेम्स विल्सन, इन्होंने शुरुआत की थी इनकम टैक्स की एज अ ड्यूटी इन इंडिया। आपकी जो इनकम है उस पर एक ड्यूटी लगती है, एक टैक्स लगता है, इनकम टैक्स। शुरुआत कब हुई? 1860 में। किसने करवाई? जेम्स विल्सन ने करवाई। और इसी दिन हम इनकम टैक्स डे ऑब्जर्व करते हैं। प्रॉपर अगर आप बोलोगे ना कि मैम फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है इनकम टैक्स का वो कब से शुरू हुआ देश में, तो वो 1992 से, जब इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1992 आई, उसके बाद से हमारा फॉर्मल स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आया है इनकम टैक्स का। कब से मना रहे हैं हम नेशनल इनकम टैक्स डे? 2010 से इस दिन को मनाया जा रहा है। जब 150 साल इसको पूरे हो चुके थे तब से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है जी, ऑल राइट। अभी थोड़ा सा और देख लीजिए की माइलस्टोन्स हैं कि हमारा जो इनकम टैक्स स्ट्रक्चर है वो किस किस तरह से इवॉल्व हुआ है। अगर हम बात करें 1860 की, तो सर जेम्स विल्सन ने स्टार्ट किया था इनकम टैक्स। उसके बाद 1922 में कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टैक्स एक्ट आया था। 1924 के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट कॉन्स्टिट्यूट किया गया। 1946 में ग्रुप ए ऑफिसर्स को इसमें रिक्रूट किया जाना शुरू हो गया। फिर 1957 में IRS डायरेक्ट टैक्स स्टाफ
कॉलेज की शुरुआत होती है, उसको बाद में नेशनल अकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस नाम दिया गया। ये आप पूरा रेफर कर सकते हो, ठीक है। 1981 के अंदर कंप्यूटराइजेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आता है। 2009 में सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलुरु में इस्टेब्लिश होता है। 2014 में न्यू नेशनल वेबसाइट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आती है। इस तरह से सब कुछ लिखा हुआ है। और फिर विवाद से विश्वास स्कीम लाई जाती है ताकि इनकम टैक्स के अंदर कोई भी जो लिटिगेशंस वगैरह होते हैं, कोई भी कंप्लेंट्स फाइल होती हैं, तो उनको रिजॉल्व किया जा सके। 2021 में न्यू ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च होता है। तो इस तरह से कुछ एक चीजें हमने लिख दी हैं। इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बातें हैं यहां लिखी हुई हैं, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाज कॉन्स्टिट्यूटेड कब? 1924। फिर इसमें से जो सीबीडीटी था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो अलग होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के तहत। तो 3 मेन डेट्स आपको ध्यान रखनी है, रादर 4। पहली 1860 जब इनकम टैक्स लेवाई किया जाना एज अ ड्यूटी स्टार्ट हुआ इंडिया में। 1992 जब कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टैक्स एक्ट आई। 1924 जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूट किया गया। और 1963 जब सीबीडीटी अलग होता है। ओके, चलो अगली न्यूज की तरफ रुख करेंगे। और गर्मी है जो कम होने का नाम नहीं ले रही है ना। और इसी के अंदर एक और विश्व रिकॉर्ड बना दिया है गर्मी ने। सबसे गर्म दिन अभी तक का, मोर देन 80 ईयर्स में अभी तक का सबसे गर्म दिन कौन सा रजिस्टर किया गया? 21 जुलाई। 84 ईयर्स में पहली बार सबसे ज्यादा गर्म दिन 21 जुलाई। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, सो प्लीज टेक नोट। यूरोपियन क्लाइमेट एजेंसी के हिसाब से पिछले 84 ईयर्स में अभी तक का सबसे गर्म दिन कौन सा रहा? 21 जुलाई रहा। टेम्परेचर्स 17.09 डिग्री सेल्सियस तक टच करके आए हैं। 17.09 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ध्यान रखना है बिल्कुल। कौन सी बॉडी है यूरोप की? यूरोपियन यूनियन कोपर्निकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, C3S। और अगर हम मंथ वाइज बात करें, ये तो डेट की हो गई, 21 जुलाई सबसे गर्म दिन हो गया, 17.09 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। महीने की अगर हम बात करें, पिछले जून से लेकर अभी तक का जून तक हर महीना जो आया है सब ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही हम टेम्परेचर टच करवा रहे हैं प्री इंडस्ट्रियल टाइम से अगर कंपेयर करें तो। सो 12th कंसेक्यूटिव मंथ जिसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस थ्रेशहोल्ड जो है वो क्रॉस हुई है, हर महीने देखी जा रही है। तो लास्ट महीने से यानी लास्ट जून से अभी तक का हर महीना रिकॉर्ड तोड़ रहा है गर्मी के मामले में, इस 1.5 डिग्री सेल्सियस। देन अगली खबर आ रही है ओशन फ्लोर से, यानी कि जो हमारे महासागर हैं, ओशंस हैं, उनके बिल्कुल तट से आ रही है। अभी तक हम ये मानते थे वहां ओशन फ्लोर तक लाइट नहीं पहुंचती है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो ऑक्सीजन भी नहीं होती होगी। लेकिन एक नई डिस्कवरी की गई है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। सो ओशन फ्लोर पे भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है और ये हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग को चेंज कर सकता है कि कैसे लाइफ उत्पन्न हुई होगी और ओशन, डीप ओशंस में क्या सिनेरियोज होते हैं, एटसेट्रा। सो रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड डार्क ऑक्सीजन। डार्क ऑक्सीजन क्या होती है, इंपॉर्टेंट रहेगा, पकड़ के रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। डार्क ऑक्सीजन जो कि प्रोड्यूस की गई है या हो रही है सी फ्लोर पे। सो व्हाट इज डार्क ऑक्सीजन? डार्क ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है मेटालिक मिनरल्स से। मेटालिक मिनरल्स जो कि सी फ्लोर पे पाए जाते हैं और कंप्लीट डार्कनेस के अंदर विदाउट एनी लाइट ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटीज की मदद से ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। फोटोकेमिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, लाइट आएगी तो केमिकल कंपाउंड रिलीज हो रहा है, ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी की वजह से। और ये जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं इनके अंदर किस किस तरह के मेटल्स देखे गए हैं? मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, लिथियम। ये बिना किसी लाइट के भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं सी बेड्स के ऊपर। और इस तरह के ऑक्सीजन को जो कि बिना किसी लाइट के, बिना किसी रोशनी के प्रोड्यूस होती है, उसको डार्क ऑक्सीजन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ रुख करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगली खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से और उन्होंने अनाउंस किया है स्पेशल लोक अदालत 2024 जो कि 29 जुलाई से 3 अगस्त तक ऑर्गेनाइज की जाएंगी, होस्ट की जाएंगी। लोक अदालत क्या होती है कि भाई आपके जो भी केसेस चल रहे हैं, पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट लोक अदालत में आके मध्यस्थता करनी है, बीच बचाव करके मामला रफा दफा करना है तो वहां कर लीजिए, ताकि आपको लंबे लंबे प्रोसेसेस से कोर्ट कचहरी के गुजरना नहीं पड़े। और कोर्ट्स ऐसा क्यों करती हैं? ताकि उनके जो लॉन्ग पेंडिंग केसेस हैं उनमें कुछ गिरावट आ सके। मान लीजिए 100 केसेस फाइल हो रखे हैं, उनमें से 10 लोगों ने भी अगर लोक अदालत में अपना मामला सेटल कर लिया तो कोर्ट्स के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, उनके जो निपटारे हैं जल्दी हो सकते हैं, लोगों का सेटलमेंट भी जल्दी हो जाएगा, इनको भी रेजोल्यूशन फास्ट मिल जाएगा। सो लोक अदालत वीक, स्पेशल लोक अदालत वीक 29 जुलाई से 3 अगस्त तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, और जो भी पेंडिंग केसेस हैं एमिकेबल यानी
शांतिपूर्वक आप इनका सल्टारा कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट की 75th ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट भी चल रहा है। DY चंद्रचूड़ जी ने अपील की है लोगों से कि भाई जो भी इनका बेनिफिट ले सकते हैं ले लीजिएगा। अब न्यूज़ तो इतनी सी हो गई। लोक अदालत क्या होती है? लोगों के लिए अदालत, यानी बाहर ही हमने अदालत लगा दी है। आइए दोनों लोग अपना, और इसमें ना लोक अदालत में अपना केस लाने के लिए या फाइल करने के लिए कोई फीस वगैरह नहीं लगती है, तो लोग आ सकते हैं, अपना मामला रख सकते हैं। और जो भी फैसला सुनाया जाता है लोक अदालत में वो बाइंडिंग होता है, दोनों पक्षों को मानना होता है। हर तरह के केसेस आप ला सकते हो एक्सेप्ट दी नॉन कंपाउंडेबल केसेस, यानी ऐसे केसेस जिनमें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं किया जा सकता, उनके अलावा लोक अदालत सारे केसेस देख सकती है। सो एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है लोक अदालत, जो इंडिया में होता है। जो भी केसेस हैं, डिस्प्यूट हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं अभी कोर्ट में, एक्टिव सुनवाई नहीं चल रही है जिनके ऊपर, या फिर प्री लिटिगेशन स्टेज के ऊपर हैं, अभी आप फाइलिंग वगैरह ही कर रहे हो, तो आप बाहर सेटलमेंट इजीली कर सकते हो। लोक अदालत स्टेट्यूटरी स्टेटस है इसका, यानी कि बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इसको लाया गया एग्जिस्टेंस में, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत, राइट। ये डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल्स पे लगाई जाती हैं लोक अदालत। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो भी अवार्ड यानी कि जो भी डिसीजन सुनाएंगी उसको सिविल कोर्ट के फैसले जितनी सिग्निफिकेंस दी जाती है, और वो फाइनल और बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज के ऊपर, राइट। हर तरह के मामले ये हैंडल कर सकती हैं एक्सेप्ट दी ऑफेंस विच आर नॉन कंपाउंडेबल, यानी ऐसे ऑफेंसेस जो कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटल नहीं कर सकते हो। नाउ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 अमेंड किया गया 2002 में, और अमेंडमेंट के तहत क्या बात लाई गई कि परमानेंट लोक अदालत भी लगाई जाएंगी। वो किस तरह के केसेस देखेंगी? जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से रिलेटेड केसेस हैं, टेलीग्राफ हो गया, पोस्टेज हो गया, है ना, इनसे रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट हो गया, केसेस परमानेंट लोक अदालत देख सकती हैं। और ये परमानेंट बॉडीज जो हैं इनमें एक चेयरमैन और 2 मेंबर्स रहेंगे। सो लोक अदालत का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अगली खबर आ रही है, एक इंडेक्स है एंड दैट इज कौन सा है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सामने आया है और इंडिया का जो पासपोर्ट है वो ग्लोबली 82 रैंक पे इस बार लाई किया। सो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में इंडियन पासपोर्ट का रैंक कितना आया है? 82 आया है, यानी कि हमारा पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, कितने कंट्रीज में हम विदाउट वीजा ट्रैवल कर सकते हैं? 58 डेस्टिनेशंस में। पासपोर्ट इंडेक्स जो है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, आपकी पासपोर्ट की स्ट्रेंथ बताता है कि सिर्फ इस पासपोर्ट के बेसिस पे आप कितने देशों में जा सकते हो वीजा लिए बिना। सो हम 58 डेस्टिनेशंस ट्रैवल कर सकते हैं, ओवरऑल हमारे पासपोर्ट का रैंक 82 आया है। इस पासपोर्ट को इंडेक्स को बनाने के लिए जो डेटा लिया जाता है वो IATA से लिया जाता है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से, और इसलिए इस इंडेक्स को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि डेटा काफी सही है इसका। टॉप स्पॉट पे कौन सा पासपोर्ट रहा? सिंगापुर का सबसे स्ट्रांग पासपोर्ट। 195 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल देता है ये पासपोर्ट। सिर्फ सिंगापुर पासपोर्ट अगर आपके पास है, 195 देशों में आप बिना किसी वीजा के जा सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे कई सारे देश हैं, 4-5 देश हैं जो इकट्ठे आए हैं, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, जापान, ये 5 कंट्रीज हैं जो कि सेकंड स्पॉट पे है, और इनका पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है? 192 डेस्टिनेशन में वीजा फ्री ट्रैवल आप कर सकते हो। हमारा 82 रैंक पे आया है, 58 डेस्टिनेशंस वीजा फ्री हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है नेशनल जल जीवन मिशन से रिलेटेड। नेशनल जल जीवन मिशन ने अचीव किया है एक हिस्टोरिक बेंचमार्क या माइलस्टोन। 15 करोड़ रूरल हाउस होल्ड के अंदर टैप वाटर पहुंच चुका है, ऐसा सरकार ने डेटा निकाला है बाहर। सो नेशनल जल जीवन मिशन जो कि 2019 में शुरू किया गया, 2019 में शुरू किया गया, घर घर तक टैप वाटर पहुंचाना, ड्रिंकेबल वाटर पहुंचाना या टैप वाटर पहुंचाना उसके लिए, और 3 करोड़ घरों को जोड़ा गया 2019 में, और तब से लेके 5 साल के अंदर ही 15 करोड़ घरों तक ये टैप कनेक्शंस पहुंच गए, यानी 5 साल के अंदर ही 3 करोड़ से 15 करोड़ तक का सफर हमने पूरा कर लिया है, 2019 से 2024 तक की अगर हम बात करें, राइट। लाइक आई वाज टेलिंग यू, ये 2019 में स्टार्ट किया गया था और 2024 तक हमने एम लिया था कि हर घर में टैप वाटर सप्लाई होना चाहिए, यानी नल से पानी आना चाहिए, उनको जाकर के कुओं हैंडपंप से पानी नहीं लाना पड़े। और 25 जुलाई 2024 तक की अगर हम बात करें तो 8 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जिन्होंने 100% कवरेज अचीव कर लिया है, यानी A to Z सभी घरों में उन स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी में टैप वाटर जा रहा है। पीने के पानी की बात हो या जनरल टैप वाटर जो हमारे कनेक्शंस आते हैं उसकी बात है। सो ये वो स्टेट्स हैं 8 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल, मिजोरम, अरुणाचल, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये एक ही है भाई, ठीक है, 2 मत काउंट करना, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। चलिए
अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे और खबर आ रही है एनटीपीसी से। एनटीपीसी का विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड जो है वो 2 ग्रीन चारकोल प्लांट सेटअप करने जा रहा है। कहां? हरियाणा के अंदर। ग्रीन चारकोल, भाई कोल का ग्रीनर वर्जन होता है चारकोल, ठीक है। कोयला जब आप यूज करते हो तो बहुत धुआं निकलता है, चारकोल इसका ग्रीन ऑल्टरनेटिव माना जाता है। सो एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड 2 ग्रीन चारकोल प्लांट सेटअप करेगा हरियाणा में। कहां कहां? गुरुग्राम और फरीदाबाद के अंदर। और इसके लिए, इससे होगा क्या, जो चारकोल होगा बनाया जाएगा वो म्यूनिसिपल वेस्ट से बनाया जाएगा, कन्वर्टिंग म्यूनिसिपल वेस्ट इनटू चारकोल और ग्रीन कोल। सो कोल का ग्रीनर वर्जन चारकोल कहलाता है। कोल तो बहुत सालों दबा रहता है, तब जाके बनता है, चारकोल जल्दी बनाया जा सकता है और लेस हार्मफुल भी होता है, ठीक है। और हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है कोल, आपको जमीन खोद खोद के निकालना पड़ता है, चारकोल बनाया जा सकता है। सो म्यूनिसिपल वेस्ट को कन्वर्ट किया जाएगा चारकोल में या ग्रीन कोल में, और ये कौन करेगा? एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड करेगी। किसके साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुरुग्राम एंड फरीदाबाद, जो कचरा देंगे और फिर एनटीपीसी जो है वो उसको ग्रीन कोल यानी चारकोल में कन्वर्ट करेगी। हर एक प्लांट की जो लागत आएगी वो करीब 500 करोड़ आएगी। और कितनी कैपेसिटी है इन दोनों प्लांट्स की? 1500 टन ऑफ डेली कलेक्टेड वेस्ट मटेरियल को चारकोल में बदल सकते हैं ये, ओके। और इसके बाद जो चारकोल बनेगा वो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वगैरह में काम में आ जाएगा। अगर हम बात करें इंडिया का लार्जेस्ट वेस्ट टू चारकोल प्लांट कौन सा है, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर ये ऑलरेडी चल रहा है, राइट। और ये दोनों प्लांट्स को मिला के कैपेसिटी है, और ये अकेला प्लांट 600 टन ऑफ वेस्ट डेली प्रोड्यूस अभी कर रहा है। अभी तक का लार्जेस्ट यही है। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है और सीईओ इसके शर्मा जी हैं, एनके शर्मा। अगली खबर के लिए इंडियन ऑयल कॉर्प की तरफ चलते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इंडियन नेवी के साथ पार्टनर किया है ग्रीन हाइड्रोजन ई मोबिलिटी के लिए, यानी कि इन्होंने इंडियन नेवी को ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस प्रोवाइड की है, ताकि हैवी ड्यूटी मोबिलिटी जो आपको ले जानी हो, चीज़ें यहाँ से वहाँ लोग ले जाने हो, तो आप इन ई मोबिलिटी, ग्रीन ई मोबिलिटी बसेस का यूज़ कीजिए। और इससे पहले भी इंडियन ऑयल ने इस तरह का चीज़ आर्मी के साथ में किया है कि उनको भी इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस प्रोवाइड की थी, ठीक है। बस इतनी ही बात ध्यान रखनी और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी जो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, और साथ में एसएम वैद्य चेयरमैन इंडियन ऑयल के, इन दोनों ने मिलकर के इस एमओयू पे साइन किया। अगली खबर के लिए चलते हैं तेलंगाना। सो तेलंगाना या तेलंगाना जैसे भी आप इसको बोलते हैं, में हैदराबाद के अंदर यूनिक मॉडल फॉर टीबी फ्री म्यूनिसिपैलिटी अंडर प्रोजेक्ट स्वस्थ नगरम लॉन्च किया गया। एक प्रोजेक्ट है स्वस्थ नगरम, हमारे जो अर्बन बॉडीज हैं, नगर हैं, वो स्वस्थ रहें, और उसके चलते टीबी फ्री मॉडल लाया गया। शहरों के अंदर आबादी बहुत ज़्यादा होने से लोग, अगर एक को टीबी हुई है तो बहुत जल्दी वो दूसरों में स्प्रेड हो सकती है, लेकिन शहरों में ही आप बहुत इजीली रोकथाम भी कर सकते हो। आप अगर थोड़ा अवेयरनेस फैलाओगे, लोग ज़्यादा जागरूक हो सकते हैं, आप प्रिवेंटिव मेजर्स लाइए एट्सेट्रा। सो उसी के चलते टीबी फ्री म्यूनिसिपैलिटीज़ बनाने के लिए प्रोजेक्ट स्वस्थ नगरम के तहत काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं। और ये जो प्रोजेक्ट होगा, ये जो मॉडल होगा, ये 3 सालों के लिए लाया जाएगा, जिसमें जो टीबी है उसके इंसिडेंसेस 1/3 यानी 1/3 ला दिए जाएं। अभी जितने हो रहे हैं उनके 1/3 रह जाएं। 100 हैं तो 33 केसेस रह जाएं अप्रॉक्सीमेटली, और टीबी से जो मौतें होती हैं उनको भी नीचे लाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ के लिए अब हम चलेंगे केरला। सो केरला में जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं केरला स्टेट के, उन्होंने इनॉग्रेट किया मालाबार रिवर फेस्टिवल। आज ही से ये फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है, 28 जुलाई तक चलेगा मालाबार रिवर फेस्टिवल केरला के अंदर। 10th एडिशन है ये। इसमें बहुत सारे जो कयाकर्स होते हैं, कयाक एक पतली सी नाव होती है जो रिवर्स में चलाई जाती है। सो इससे रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स होंगे। 8 कंट्रीज से काफ़ी सारे कयाकर्स आएंगे और स्टेट के भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। कोझिकोड के अंदर अपलैंड्स में ये कॉम्पिटिशन होगा। देन अरुणाचल प्रदेश की तरफ चलेंगे तो अरुणाचल प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने पास कर दिया है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024। वही जैसा हमने सेंट्रल लेवल पे किया था कि अगर कोई भी चीटिंग करता हुआ करवाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको काफ़ी सारे पनिशमेंट से होकर के गुजरना पड़ेगा। सो स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट के अंदर चीटिंग को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये बिल यूनानिमसली पास कर दिया है। बिल का नाम है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024। इसमें कम से कम 3 साल की सजा का प्रावधान है जो कि बढ़ा के 5 साल की जा सकती है, और
फाइन जो कि 1 करोड़ रुपीस तक जा सकता है अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया जा रहा है, राइट। उसी के अलावा स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लगाई जाएंगी ऐसे केसेस को सल्टाने के लिए, और स्टूडेंट्स को डीबार भी किया जा सकता है लाइफ टाइम के लिए अगर वो चीटिंग में संलिप्त पाए जाते हैं, एंगेज्ड या एनग्रॉस्ड पाए जाते हैं। फिर हम चलते हैं दुखद निधन यानी ओबिचुअरी पे। C.T. कुरियन जी, C.T. कुरियन जी जो कि एक डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट थे और वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से जुड़े हुए थे, प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के, ये अब नहीं रहे। क्वेश्चन बनने का एक ही तरीका होता है, C.T. कुरियन जी जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन सी फील्ड से जुड़े हुए थे? सो इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिक्स की फील्ड से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट हम आते हैं अपॉइंटमेंट पे। सो विभूति भूषण नायक जी को इलेक्ट किया गया है एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ICMAI। विभूति भूषण नायक जी। ICMAI क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि किसके अंडर में आता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में। तो विभूति भूषण नायक जी, राइट। एंड इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? अश्विनी दलवाड़ी जी को रिप्लेस किया है। फिर देखिएगा ग्लोबल लेवल पे एक ऐसी बीमारी है जो सामने आई है, उसका नाम है एमपॉक्स। एमपॉक्स का एक नया वेरिएंट देखने को मिला है। एमपॉक्स जो चल रहा है उसमें अलग अलग वेरिएंट्स बदल करके बीमारी हो रही है, और ये जो एमपॉक्स वायरस है एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है और वायरस खुद को अडेप्ट करता जा रहा है। और इस बार जो नया वेरिएंट है कॉन्गो के अंदर बच्चों को काफ़ी रिस्क दे रहा है। सो कॉन्गो में आउटब्रेक हुआ है एमपॉक्स के नए वेरिएंट का और काफ़ी सारे बच्चों की इससे मौत हो चुकी है। 50 साल पहले इस एमपॉक्स वायरस को आइडेंटिफाई किया गया था, राइट। और ये क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलता है, और देखो इस तरह के ना छाले पस्ट्यूल्स बन जाते हैं जिनमें पस फॉर्मेशन होता है और पस फिल्ड लेजन्स रह जाते हैं, इसके निशान बहुत ज़्यादा रह जाते हैं, फ्लू जैसे सिम्टम्स होते हैं और एक से दूसरे में बहुत जल्दी ये फैलता है। सो ये जो आउटब्रेक है अभी वाला, इसमें करीब 1100 जाने 1100 लाइव्स हैव बीन क्लेम्ड, और 2023 से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। लेकिन जब ये शुरू हुआ एमपॉक्स तो स्टार्टिंग में ये क्लेड 1 स्ट्रेन के तौर पे देखा गया था, फिर इसका नया वेरिएंट देखा गया क्लेड 1B, और अभी जो हो रहा है वो क्लेड 2B चल रहा है जो पर्टिकुलरली बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। और इसकी कोई वैक्सीन एज सच पब्लिक डोमेन में नहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ हाँ क्लिनिकल ट्रायल्स ही इसके चल रहे हैं, तो कॉन्गो के पास कोई वैक्सीन भी नहीं है अभी इसकी। देन नेक्स्ट न्यूज के लिए हम बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर की तरफ चलेंगे। इंडसलैंड बैंक ने लॉन्च किया है रेसल फॉर ग्लोरी टू एम्पावर फीमेल रेसलर्स। सो इंडसलैंड बैंक का अनाउंसमेंट आया है कि एक कैंपेन, एक प्रोग्राम है, उसका नाम है रेसल फॉर ग्लोरी। इसके लिए उन्होंने पार्टनर किया है, इंडसलैंड बैंक ने पार्टनर किया है इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स IIS के साथ में। अब इससे होगा क्या कि जो भी फीमेल रेसलर्स हैं उनको फुल फंडेड स्कॉलरशिप दी जाएगी। ऐसे कितने रेसलर्स को? 50 फीमेल रेसलर्स को, ताकि उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग हो सके IIS इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर। सो ये स्पॉन्सरिंग कौन कर रहा है? इंडसलैंड बैंक कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जियो सिनेमा ने पार्टनर किया है शेयर चैट के साथ। शेयर चैट जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसका पार्टनरिंग किससे हुआ है? जियो सिनेमा जो कि वायाकॉम 18 के अंडर में आता है, इनके साथ। सो अब जो पेरिस ओलंपिक शुरू होने जा रहे हैं कल से, तो उस पेरिस ओलंपिक के छोटे छोटे कंटेंट मल्टी लिंगुअल भाषाओं के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। किसके ऊपर? जियो सिनेमा और शेयर चैट ने आपस में पार्टनर किया है, तो इन पे देखने को आपको मिलेंगे, राइट। चलिए फिर हम चलते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में। सो ब्रांड एम्बेसडर, अभी तो स्पोर्ट्स ही आ गया वैसे। सो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है प्ले स्पोर्ट्स के लिए। प्ले स्पोर्ट्स एक कंपनी है जो कि ग्रास रूट लेवल से स्पोर्ट्स को बढ़ावा देती है। जैसे अलग अलग स्पोर्ट्स अकेडमी आजकल खुल गई है ना, स्कूल से टाइप कर लेती हैं, कॉलेजेस से टाइप कर लेती हैं कि आपके सारे स्पोर्ट्स की जिम्मेदारी हमारी है, आप बस जगह दे दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम डेवलप करेंगे, बच्चों को भी हम तैयार करेंगे। उसी तरह की कंपनी है प्ले स्पोर्ट्स, और इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया 3 जनों को। कौन कौन है ये? तीनों ही बहुत चर्चित फेसेस हैं, अकम्पलिश फेसेस हैं। पर्टिकुलरली ये 2 लोग आपको जो देखने को मिल रहे हैं, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, और तीसरे हैं रणविजय सिंह। सो रणविजय सिंह, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, इन तीनों को बनाया गया है प्ले स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर। और ये जो कंपनी है ये सस्टेनेबल स्पोर्ट्स इकोसिस्टम डेवलप करने पे काम करती है इंडिया में ग्रास रूट लेवल से। फिर देखिएगा एक रिकॉर्ड है जो कि सरपास किया गया है, ब्रेक किया गया है। हरमनप्रीत कौर ने सरपास किया है स्मृति मंधाना को टू बिकम इंडियाज हाईएस्ट T20I रन गेटर। विमेन क्रिकेट के अंदर T20 इंटरनेशनल हाईएस्ट रन गेटर भारत से अभी तक कौन थी? स्मृति मंधाना थी। अब हरमनप्रीत कौर ने उनको पीछे छोड़ करके और
ये हाईएस्ट रन गेटर का खिताब अपने नाम किया है। इंडियाज विमेन एशिया कप T20 मैच UAE के अगेंस्ट खेलते हुए ये कीर्तिमान बनाया। देन एक अंडर 10 चैंपियनशिप से न्यूज आ रही है, लेकिन बहुत ही यूनिक है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा इसको। अतिका मीर श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर से हैं। श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर से अतिका मीर पहली फीमेल रेसर बनी हैं जिन्होंने जीता है फास्ट रेसिंग जो होती है रोटेक्स चैलेंज। सो अंडर 10 के अंदर ये 9 साल की बच्ची है और इन्होंने पहली बार एक फीमेल जिसने रोटेक्स चैलेंज जीता है फास्ट रेसिंग के अंदर, वो है अतिका मीर और श्रीनगर से बिलोंग करती हैं। रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी जीत ली है इन्होंने। ले मैंस कार्ट इंटरनेशनल सर्किट जो कंपटीशन होता है, उस सर्किट पूरा जो वो रूट होता है उसको कहा जाता है सर्किट, वहां पे। ठीक है, सो अतिका मीर फ्रॉम श्रीनगर। एंड देन फाइनली अल्फा हॉकी ने लॉन्च किया है एक कैंपेन, बन के दिखा अल्फा। अल्फा हॉकी, अल्फा हॉकी क्या है? अल्फा हॉकी एक मैन्युफैक्चरर है, एशिया का सबसे बड़ा नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है फील्ड हॉकी स्टिक्स और एक्सेसरीज का। सो ये जो हॉकी की स्टिक्स होती हैं, एक्सेसरीज होती हैं, एशिया का नंबर 1 मैन्युफैक्चरर कौन है? अल्फा हॉकी। और उसने कैंपेन लॉन्च की है बन के दिखा अल्फा, पेरिस ओलंपिक से पहले। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, और ये फाइनल न्यूज है, इसके बाद अब हम रिविजन क्वेश्चन की तरफ रुक करेंगे। तो स्कॉटलैंड के चार्ली कैसेल ने ODI वनडे इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाया है। 7 विकेट्स एंड 21 रन्स देते हुए 7 विकेट इन्होंने लिए हैं अपने डेब्यू के अंदर। और ये कब हुआ? ICC मेंस क्रिकेट ODI वर्ल्ड कप लीग 2 के दौरान। सो स्कॉटलैंड के फास्ट बॉलर हैं, नाम है इनका चार्ली कैसेल, और इन्होंने हिस्ट्री लिखी है, रिकॉर्ड बनाया है अभी तक का सबसे ज्यादा 7 विकेट्स फॉर 21 रन्स अगेंस्ट ओमान। इससे पहले जो रिकॉर्ड था 2016 के अंदर 6 विकेट फॉर 16 रन्स का था, यानी 6 विकेट लेने का था। और 6 विकेट एक और खिलाड़ी ने लिए हैं 22 रन देकर के। तो पहले हैं केगिसो राबादा और दूसरे जो हैं फाइडल एडवर्ड्स या फिडेल एडवर्ड्स। आई एम नॉट दैट मच अ क्रिकेट फैन, मुझे पॉपुलर लोगों के नाम पता हैं, बाकी इतने नहीं पता। सो आई वुड एक्सेप्ट माई लिमिटेशन, पर हाँ ठीक है, जो डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। एनी विच वेज, स्कॉटलैंड के चार्ली कैसेल हैं जिन्होंने 7 विकेट्स लिए हैं, कितने रन देते हुए? 21 रन देते हुए अगेंस्ट ओमान। और ये एक नया रिकॉर्ड बन गया है वनडे इंटरनेशनल के अंदर। ठीक, चलिए। सो ये हो गया आज का सेशन खत्म। जिन बच्चों को अगर SSC GA कोर्स चेकआउट करना है, किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिहाज से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक GK आप तैयार करना चाहते हो, तो ये कोर्स आपके लिए है। और ये टेस्ट सीरीज भी आपके लिए है, दोनों आप परचम ऐप पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। ज़्यादा जानकारी चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो हेल्पलाइन नंबर है, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ये मेल एड्रेस है parchamclasses06@gmail.com, यहाँ लिख दीजिएगा। टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, डेज का ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़, एक अनाउंसमेंट है भाई, थोड़ा ध्यान दीजिए, पे अटेंशन। कल मैं आपका डेली CA सेशन नहीं लूंगी, पर आपका सेशन मिस नहीं होगा, रिप्लेसमेंट फैकल्टी आपका सेशन लेंगे। सो अब मैंने ये एक सिस्टम बना दिया है इन पिक्चर, क्योंकि अगर मैं सेशन नहीं लेती हूँ तो मेरे लिए भी काम बढ़ता है। ऑब्वियसली आपका रूटीन तो चलिए डिस्टर्ब होता ही है, अगले दिन आपको भी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और मुझे भी ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है। सो अब इसके लिए रिप्लेसमेंट फैकल्टी हैं जो पर्टिकुलर डे का सेशन आपका लेंगी। भूमिका मैम विल बी टेकिंग दैट सेशन। शी टीचेस वेरी वेल, सब अच्छे से आपको समझा देंगी। बी गुड टू हर, ओके, डू नॉट बी वेरी मीन, डू नॉट फिल योर कमेंट सेक्शन के नहीं रिचा मैम पढ़ाई, रिचा मैम पढ़ाई। रिचा मैम पढ़ाई रही हैं, अगर कभी एक आधा दिन में क्लास नहीं लेती हूँ तो रिप्लेसमेंट होगा आपकी फैकल्टी का। ठीक है जी। सो बिकॉज आज सेलिब्रेशन वगैरह रहेगा तो कल आई विल नॉट बी एबल टू टेक योर सेशन। चलो रिविजन क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता होगा कल वो फिर भी लिखेंगे रिचा मैम क्यों नहीं ले रहे, नए फैकल्टी क्यों आ गए, हमें रिचा मैम ही चाहिए। अगर नहीं लिखते तो बहुत अच्छी बात है, आई विल बी रियली हैप्पी। लेकिन मैंने अभी तक का ट्रेंड देखा है, तो जिन बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन है कि रिचा मैम सेशन नहीं लेंगे तो रिप्लेसमेंट फैकल्टी सेशन लेंगे, तो प्लीज आप लोग भी उन बच्चों को जवाब दे देना, ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन रहे दैट द फैकल्टी चेंज हैज नॉट हैपेंड, ओनली रिप्लेसमेंट हैज हैपेंड। पहला क्वेश्चन आंसर करेंगे, ऑन विच डेट डिड अर्थ एक्सपीरियंस द हॉटेस्ट डे इन एटलीस्ट 84 years अकॉर्डिंग टू यूरोपियन यूनियन कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S। सो यूरोपियन एजेंसी के हिसाब से अभी तक का 84 years में सबसे गर्म दिन अर्थ ने कब एक्सपीरियंस किया, कौन सी तारीख थी? 21 जुलाई। ओके, व्हाट ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन 21 जुलाई अकॉर्डिंग टू C3S, जिससे कि ये सबसे गर्म दिन बना 1940 से लेके अभी तक का। तो टेम्परेचर कहां तक पहुंचा 21 जुलाई को, जिसकी वजह से इसको सबसे गर्म दिन 84 डेज के अंदर कहा, 84 years में कहा जा रहा है। आंसर क्या होगा? 17.09 डिग्री सेल्सियस।
प्राइमरी गोल क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ प्रोजेक्ट स्वस्थ नगरम, जो कि हैदराबाद तेलंगाना के अंदर लॉन्च किया गया। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस प्रोजेक्ट का, इसके तहत जो काफी सारी चीजें की जाएंगी। सो टू अचीव टीबी फ्री म्यूनिसिपैलिटीज, जो ट्यूबरकुलोसिस है उससे मुक्त करना म्यूनिसिपैलिटीज को। विच कंट्री रैंक्ड एट द टॉप इन हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, सबसे पावरफुल पासपोर्ट होने की वजह से टॉप पे, शीर्ष पे कौन सा कंट्री है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अंदर? आंसर हो जाएगा सिंगापुर, सिंगापुर। देन व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अवार्ड्स और डिसीजंस जो कि लोक अदालत लेते हैं अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987? लोक अदालत जो फैसले लेती है उस पे क्या चीज अप्लाई होती है इनमें से? क्या वो एडवाइजरी और नॉन बाइंडिंग होते हैं? नहीं। क्या वो रिकमेंडेशन ही होते हैं? नहीं। क्या वो सिविल कोर्ट के फैसले के बराबर माने जाते हैं, फाइनल और बाइंडिंग होते हैं यानी मान्य होते हैं? बिल्कुल सही, सी विल बी दी राइट आंसर। When was income tax first levied as a tax duty in India? टैक्स ड्यूटी के तौर पे इनकम टैक्स को सबसे पहले भारत में कब अप्लाई या लेवाई किया गया था? आंसर क्या होगा? 1860 के अंदर। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। डार्क ऑक्सीजन क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ये आज का सेशन था, सब समझ में आ गया होगा। कल आपका रिप्लेसमेंट सेशन लेंगे भूमिका मैम, और फिर मैं आपसे मिलूंगी। जैसा भी होगा प्रोग्राम आगे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है।